सुने आप कल छुट्टी कर रहे हो। आपने ही आके बताया था कल छुट्टी करो। आपने आके बताया था कल छुट्टी करनी है मैंने। यार कैसे ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं वैसे सीरियसली बताएं ये कैसे छुट्टी, यानी क्या कुछ अंदर एक चीज आपके जागती है कि चलो बगावत करें, मजबूरी है। उत्तरी है पूरा पेज ही गया। अच्छा जी, कल हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोविडेंट फंड वाला या ग्रेचुटी फंड वाला, उसको हम रिवाइज करते हैं अगर आपके साथ वाले की इजाज़त हो तो। कल हमने ये पढ़ा था कि ये डैश 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 का क्या मतलब होता है, यानी बीच में कई साल आ गए। एक एम्प्लॉय जो है, भाई उसकी बाजू पे हाथ लगा रहे हो, अच्छा वो नहीं बटन ऑन कर रहे हो मैं, अच्छा ये एम्प्लॉय जो है वो नौकरी की मिसाल के तौर पे 25 साल। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पेटी में थोड़ा थोड़ा करके जहेज जमा करेगा कि ये रिटायर होगा तो इसको मैं जहेज दूंगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर साल थोड़े थोड़े पैसे एक बास्केट में इसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। 1 लाख 1 लाख चलते चलते बीच में कई साल गुजरे, 1 लाख एक साल, 1 लाख हर साल का 1 लाख। जब 25 साल गुजर गए तो एम्प्लॉयर ने इसके लिए 25 लाख रुपए ग्रेचुटी जमा कर चुका था बास्केट में। क्योंकि एम्प्लॉयर अकलमंद होते हैं, उनको पता होता है कि जिस साल एम्प्लॉय ने रिटायर होना है, अगर उस साल इनको पेमेंट करनी पड़ेगी तो 25 लाख मैं क्या मेरे बड़े भी अरेंज नहीं कर सकेंगे। तो फिर एम्प्लॉयर परेशान हो जाता है, और परेशान होकर एम्प्लॉयर कहता है कि अकलमंद बंदा वही है जो शुरू से पैसे जमा करना शुरू कर दे। टाइम पे आया करें, देखें पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, हाइब्रिड में कह रहा हूं। तो अकलमंद एम्प्लॉयर वही है जो शुरू से पैसे जमा करना शुरू कर दे। तो जिस तरह पेटी में शुरू से जहेज जमा करना शुरू कर दिया जाता है, तो उसी तरह जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करता है कि अगर मैंने एम्प्लॉय को 25 साल बाद ग्रेचुटी देनी है तो वो ग्रेचुटी के पैसे में शुरू से जमा करना शुरू कर दूं। अब इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर 25 साल तक पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके एक बास्केट में डालता रहेगा, और इस वक्त लफ्ज यूज होता है पेमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो कंट्रीब्यूट कितने साल करेगा, मिसाल के तौर पे 25 साल एम्प्लॉय ने नौकरी की तो 25 साल तक पैसे कंट्रीब्यूट करता रहेगा उसके लिए, और उसको पे कब करेगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब हमने कल ये पढ़ा था कि अगर ये ग्रेचुटी का अरेंजमेंट या पेंशन का अरेंजमेंट या प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट अगर एम्प्लॉयर ने कमिश्नर से अप्रूव नहीं करवाया, तो ये जो हर साल लाख 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 इधर देखो, ये जो हर साल लाख 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 कौन जमा करवा रहा है, एम्प्लॉयर। कहां जमा करवा रहा है, एक बास्केट में जमा करवा रहा है। किस लिए जमा करवा रहा है, ताकि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे देने के लिए इसको टेंशन ना हो, तो एडवांस में पैसे जमा कर रहा है। तो ये जो हर साल लाख लाख रुपए एम्प्लॉयर अपना खर्चा कर रहा है, क्या इस खर्चे को माइनस करने की इजाजत है? हमने कहा था बिल्कुल माइनस करने की इजाजत नहीं, अगर आपने इस अरेंजमेंट को अप्रूव नहीं करवाया कमिश्नर से। फिर दूसरी बात हमने ये की थी कि अगर आपने कमिश्नर से अप्रूव करवा लिया है तो फिर आप एक काम करें। अगर आपने इस अरेंजमेंट को कमिश्नर से अप्रूव करा लिया तो एक काम करें। वो काम क्या है? वो काम यह है कि आपने हर साल लाख लाख रुपया जमा करवाना था, तो आपने कमिश्नर से इजाजत ले ली कि यार ये अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं। कमिश्नर ने कहा बिल्कुल इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कमिश्नर ने कहा एक बात मुझे बताओ, जब भी ये पैसे एम्प्लॉय को तुम देने लगोगे तो उस साल जैसे बाकी सैलरी के अमाउंट्स पे टैक्स काटोगे, तो इन पैसों पे भी याद रखना तुमने टैक्स काटना है जब पे करोगे 25 साल बाद। अब एम्प्लॉयर यानी बिजनेसमैन एक वादा करेगा कमिश्नर से, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब ये 25 लाख मैं उसको दूंगा तो उस वक्त इंशाल्लाह अगर इसका टैक्स बनता हुआ इस पे, तो वो टैक्स मैं जरूर काटूंगा रिटायरमेंट के साल में, तुम परेशान मत हो। अगर एम्प्लॉयर ये वादा कर दे कमिश्नर से, तो ऐसी सूरत में कमिश्नर आपको हर साल लाख लाख रुपए खर्चे के तौर पर डालने की इजाजत दे देगा। लेकिन इसमें अगली बात यह है कि सवाल एक जहन के अंदर यह राइज होता है कि एम्प्लॉयर किस नेचर का वादा करे एम्प्लॉय से, जिसके बाद एम्प्लॉयर किस नेचर का वादा करे कमिश्नर से, जिसके बाद कमिश्नर रिलैक्स हो जाए कि 25वें साल के बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उस वक्त टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर अरेंजमेंट्स शो करेगा। अरेंजमेंट्स कैसे शो करेगा? एम्प्लॉयर कहेगा कमिश्नर को, मोहतरम आपको याद है वो जो लास्ट टाइम हमारे एक भाई रिटायर हुए थे ना, अंजुम साहब, उनका हमने टैक्स काटा था, तो परेशान ना हो, ये भी जब इंशाल्लाह रिटायर होंगे और हम इनको 25 लाख देने लगेंगे तो इनका भी टैक्स काटेंगे। दूसरी बात, ऐसा भी कर सकता है एम्प्लॉयर कि वो कह दे कि भाईजान कमिश्नर आप परेशान मत हो, हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नौकरी पर रख लिया है, उससे टैक्स की कैलकुलेशंस आती हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने अरेंजमेंट मौजूद है कि आज भी कोई बंदा छोड़ के चला जाए ना तो हमें टैक्स कैलकुलेट करने के लिए किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अपने बंदे मौजूद हैं, वो टैक्स इंशाल्लाह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे अरेंजमेंट्स अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें तो फिर ये जो लाख लाख रुपया हर साल आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बास्केट में, ये खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। अब दो बातें हो गई, दोनों अलग अलग सुन लें। पहली बात, एम्प्लॉयर ने सोचा कि एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसको मैंने ग्रेचुटी के या प्रोविडेंट फंड के या पेंशन के पैसे देने हैं। तो एम्प्लॉयर अकलमंद था, एम्प्लॉयर के जहन में एक सोच आई, ये पैसे कंट्रीब्यूट करने शुरू कर देता हूं, मैं जमा करने शुरू कर देता हूं। तो लॉ मेकर कह रहा है ये अरेंजमेंट कमिश्नर से अप्रूव कराओ। एम्प्लॉयर ने कहा मैंने ये अरेंजमेंट कमिश्नर से अप्रूव नहीं कराया, आपको सजा ये मिलेगी, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपने ये सारा अरेंजमेंट कमिश्नर से अप्रूव करवा लिया। ऐसी सूरत में कंडीशन अगर आप पूरी कर देंगे तो हर साल जो 1-1 लाख रुपए आप बास्केट में रखने होंगे वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। वो क्या है, आपने कमिश्नर को साबित करना है, कमिश्नर आप परेशान मत हो, I have made proper arrangements that inshallah I will deduct the tax when the employee will retire। तुम परेशान ना हो, मेरे पास अरेंजमेंट मौजूद है। जैसे शाम को शादी हो तो सुबह अब्बू बुला के पूछें बेटा अरेंजमेंट हो गए? जी अब्बू, वो कैटरिंग वाले से भी बात कर लिया है और मैंने जो है वो कुर्सियों वाले से भी बात कर लिया है, खाने का भी अरेंज हो गया, गुलाब जामुन आपने कहा था उस दुकान से लाने हैं, वो मैं चखाए और रात को, तो सारे अरेंजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हुए में, आप परेशान ना हो। तो अभी इवेंट हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही आप अगलों को सेटिस्फाई कर रहे हैं अरेंजमेंट्स बता के। तो अभी एम्प्लॉय रिटायर हुआ नहीं, अभी इस पे टैक्स कटने का टाइम नहीं आया, उससे पहले ही एम्प्लॉयर कमिश्नर को या बिजनेसमैन कमिश्नर को यह साबित करेगा कि मेरे पास अरेंजमेंट मौजूद है, अगर एम्प्लॉय आज भी चला जाए तो मैं उसे टैक्स डिडक्शन करूंगा। अगर आप ये वादा कर लें कि मैं उसका इंशाल्लाह टैक्स काटूंगा और उसके अरेंजमेंट भी आपके पास मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में यह खर्चा फिर आपको माइनस करने की इजाजत है। ऊपर से मिला के पढ़ें, पेज 131। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। कौन से? पॉइंट नंबर ई, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, पैसे भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है खर्चे के तौर पे। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द बिजनेसमैन, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द बिजनेसमैन टू अ बास्केट दैट इज not a recognized provident fund, that is not an approved pension fund, that is not an approved superannuation fund, ये भी provident fund की तरह होता है, that is not an approved gratuity fund। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए अनरिकग्नाइज्ड फंड्स में पैसे जमा करके रखे तो ये खर्चा एम्प्लॉयर को हर साल लाख लाख रुपया माइनस करने की इजाजत नहीं है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ऊपर से मिला के पढ़ते हैं, following deductions will not be allowed under the head income from business। contribution to any से मुराद है यहां रिकग्नाइज्ड, क्योंकि ऊपर अनरिकग्नाइज्ड की बात होगी ना, तो any का मतलब इधर जरूर लिखें रिकग्नाइज्ड। contribution to recognized provident fund। अब आप साथ वाले को कहें रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है, जरा कहें साथ वाले को इस तरह, रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है। अब हाइब्रिड क्लास वाले भाई वो खड़े हो जाएं जो खड़े थे पहले, और ऐसे हाथ का इशारा करके कहें रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है। साथ वाले को हाथ का इशारा करके कहें, जी इधर सारे देखें इनको, करें 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 हाथ का इशारा, बोले रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है। दोबारा इधर भी मुंह करके करें रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है। वेल डन। तो रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है, अजीब सी बात है कि रिकग्नाइज तो अलाउ होना चाहिए, लेकिन रिकग्नाइज भी असूली तौर पर उसने क्या लिखे हैं, नॉट अलाउड है। अच्छा, अब मैंने जरा अंग्रेजी को ना आसान किया है और आपको भी आसान करने का मौका दूंगा। हाउएवर डिडक्शन विल बी allowed if the businessman has made arrangements। अगर बिजनेसमैन क्या कर ले, टू सिक्योर, ताकि सिक्योर हो जाए कमिश्नर को रिलैक्स फील करे, टू सिक्योर दैट टैक्स विल बी डिडक्टेड, वो तो 25 साल बाद कटना है टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी पेमेंट मेड ऑन रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होगी तो पेमेंट कहां से होगी, बाय द फंड। अब दोबारा पढ़ लें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल, ऊपर से मिला के पढ़ेंगे, ये बार बार बोला करें, बोलें ऊपर से मिला के पढ़ेंगे, नहीं ये बोलें ऊपर से मिला के पढ़ेंगे। फॉलोइंग डिडक्शंस विल, कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड फंड, रिकग्नाइज भी नॉट अलाउड है, लेकिन कब अलाउ हो जाएगा रिकग्नाइज, हाउएवर डिडक्शन विल बी इफ द बिजनेसमैन हैज मेड अरेंजमेंट्स। अगर बिजनेसमैन क्या कर ले, अरेंजमेंट्स कर ले और उसमें सिक्योर करे, ये यकीन दहानी दिलाए दैट टैक्स
विल बी डिडक्टेड, काटा जाएगा टैक्स, टैक्स विल बी डिडक्टेड, टैक्स विल बी डिडक्टेड, टैक्स काटा जाएगा फ्रॉम एनी पेमेंट, पेमेंट कब होनी है, अभी तो कंट्रीब्यूशन हो रही है, पेमेंट कब होनी है, रिटायरमेंट, फ्रॉम एनी पेमेंट मेड ऑन रिटायरमेंट बाय द फंड। ये सारा अरेंजमेंट किसके लिए होता है, एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। तो ऑन रिटायरमेंट का लफ्ज तो आप पेपर में ना लिख के आइएगा, बाकी तो आप इंग्लिश आसान कर लें, अपनी इंग्लिश आसान कर लें और नो का लफ्ज काट दें किताब से। नो का लफ्ज लिखा हुआ है आपकी किताबों में, नो को काट दें, नॉट लिखा हुआ है, चलें ठीक है यार, हद होगी, ठीक कहते हैं हद होगी जी। भाई ने खुरक कर लिया, अब हम आगे चलते हैं, भाई ने बाल सही कर लिए, अब हम आगे चलते हैं। जी मोहतरम, कोई हल नहीं है और जी। ऑनलाइन वालों का तो आज होगा टेस्ट और आपका कल है, सेक्शन 114 से 119। तो उसमें 114 तो वही है, रिटर्न किसने जमा करवानी है और किसने 12 महीने से कम की जमा करवानी है, और कौन कौन पुरानी रिटर्न जमा ना कराए तो क्या होगा, और फिर रिटर्न अगर रिवाइज करनी है। 115 में वो विडो और वो लोग थे जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं करानी। 116 में वेल्थ स्टेटमेंट के 4-5 पर्टिकुलर्स दिए हुए थे और ये लिखा हुआ था 3 किस्म के लोगों ने जमा करवानी है, और बाद में अगर आप रिवाइज कराना चाहें वेल्थ स्टेटमेंट वो भी हो सकती है। 117 में तो नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस था ना, कि अगर आपने बिजनेस बंद करना है तो 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बता दें और फिर रिटर्न भी जमा करवाएं, और इसका नाम हमने सेपरेट रिटर्न रखा था। और इसके बाद जो है वो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा खुद ना बताए कमिश्नर को तो फिर कमिश्नर उसको कहेगा कि आके तुम रिटर्न जमा करवा दो, और आखिरी लाइन में लिखा हुआ था ये रिटर्न एज्यूम्ड असेट समझी जाएगी। और फिर सेक्शन 118 था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंडिविजुअल्स ने 30 सितंबर तक आना है और यूपीज़ ने भी, और कंपनी ने 30 सितंबर या 31 दिसंबर, वो डिपेंड करता है किस वक्त आए हैं। और शायद एक आखिरी लाइन में ये भी लिखा हुआ था अगर पहली दफ़ा जा रहे हैं और आप जो है वो रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो साथ अपने NTN की एप्लीकेशन देनी है। और फिर 119 मेरे ख्याल से था, उसमें वो 3-4 बातें लिखी हुई थी, सिक हो गए हैं, कोई और मसला हो गया है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन ड्यू डेट से पहले लेनी है और एक्सटेंशन 15 दिन की मिलेगी। लेकिन अगर ना मिली तो आप चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हैं। और आखिरी लाइन में ये लिखा हुआ था कि आपने डिफॉल्ट सरचार्ज फिर भी पे करना है। तो ये आपका टेस्ट इसमें से होगा। ओके, साथ बैठे बैठे साथ वाले को बता दिया करें इस तरह पूरा सेक्शन, ये हमने कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें सेक्शन 37 था, उसके अंदर कैपिटल ऐसे इस तरह बता दिया करें बैठे बैठे साथ वाले को। पॉइंट F, फॉलोइंग रिडक्शंस विल not be allowed, following reductions will not be allowed. Contribution to recognized provident fund, recognized will not allowed, however it will be allowed a reduction if the businessman has made the arrangements to secure that tax will be deducted। अच्छा ये फिक्र ना, कुछ बच्चों को घर में जब ये अकेले में बैठते हैं ना तो इन बच्चों के करीब आके इनको टफ टाइम देता है, तो ये फिक्र समझ ले, कुछ भी नहीं, आसान सा फिक्र है। अरेंजमेंट एम्प्लॉयर ने करने हैं ताकि सिक्योर कराया जा सके कि टैक्स कटेगा। कब कटेगा, जब घर से बाहर निकलेंगे तो काटेगा ना वो। अच्छा तो आप ये टैक्स कब कटेगा, जब पेमेंट होगी। पेमेंट कब होगी, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, और पेमेंट किस में से होगी, फंड में से होगी। क्लियर, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट E and F। नाउ वी आर सपोज्ड टू मूव नेक्स्ट and come in G। फाइन या पेनल्टी, फाइन या पेनल्टी। ऐसा भी हो सकता है आप गवर्नमेंट को पे करें, ऐसा भी हो सकता है आप गवर्नमेंट को पे ना करें। फाइन गवर्नमेंट को पे किया, कोई SECP का रूल वायलेट कर दिया, कोई स्टेट बैंक का रूल वायलेट कर दिया, कोई FBR के अंदर आपने जुर्माना जमा कराना पड़ा, ये फाइन या पेनल्टी हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ। और कई दफा ऐसा भी होता है आप गवर्नमेंट को फाइन पे नहीं करें, किसी और को फाइन पे करें। मिसाल के तौर पे आपकी दुकान पे कस्टमर आया, उसने कहा सामान तैयार रखो, आपने उसके कहने के मुताबिक वादा कर लिया था, सामान तैयार नहीं किया, उसने कहा भाई थोड़ा जुर्माना दो, तुम्हारी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ और मैं लेट हो गया हूं, मेरा तो पेपर था आज। तो ये एक कस्टमर को आपने किसी को जुर्माना दे दिया, तो ये तो ऑब्वियसली फाइन टू गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट के खजाने में नहीं गया। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप जो है वो कॉलेज वालों पे पिछले हमसायों ने केस कर दिया कि बच्चों की बड़ी आवाज़ें आती हैं और बच्चे शोर करते हैं, वाह भाई अच्छा खासा शोर करते हैं, तो आप हमें जुर्माना दें। तो कॉलेज वालों ने एक बिरयानी की देख भेज दी इनको, तो वो जो कॉलेज वालों ने जुर्माना दिया, वो जुर्माना कॉलेज वालों को खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। ये वाला मैं जुर्माना बताऊंगा आपको, खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है, क्योंकि ये पे टू गवर्नमेंट नहीं है। तो फाइन दो लोगों को पे कर सकते हैं, या आप हुकूमत के खजाने में जमा करा सकते हैं या आप किसी बंदे को दे सकते हैं फाइन। तो अगर आप हुकूमत को पे करें तो फाइन आपका नॉट अलाउड है।
खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। और अगर आप हुकूमत के अलावा किसी और को फाइन पे कर दें तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। कल तक नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। क्लास में ना सारे अच्छे बच्चे होते हैं, बस इनको जब हवा लग जाती है ना तब छुट्टियां करने लग जाती हैं, लेकिन इनको वापस लें आप तो बिल्कुल टाइम पे आया करेंगे और ये रोजाना आएंगे। कभी 9:16-17 हो जाए ना तो आप कांपने लग जाते हैं, पता नहीं यार 2 मिनट में क्या पढ़ा दिया होगा, पता नहीं यार मेरे तो 6 महीने स्टेक पे लग गए। ये जज्बा बहुत आला है आपके अंदर, और वो फिर अगले दिन मजबूर करते हैं 9:14 पे क्लास में आने पे। आपको ही देख के इकबाल ने सारे शेर बनाए थे। चलें जी जी। एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय द बिजनेसमैन फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल और ऑफ गवर्नमेंट, ये जरूर लिखना है आपने। गवर्नमेंट का रूल तोड़ा, ये नहीं कि बेगम ने रूल बनाया हुआ था घंटे दे के आने, आप जल्दी में से दरवाजा फलांग के आ गए तो ये रूल तोड़ दिया आपने, तो ये भी फाइन, ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं है। तो घर के रूल नहीं, गवर्नमेंट का रूल आपने तोड़ा तो फिर आपको जो है वो सजा मिलेगी और खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, दरवाजा वैसे टप के ना जाया करें। अपने घर में आप इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं देख रहा, चलो पॉइंट एच। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड बाय द पर्सन। जी भाईजान, बिजनेस की सेल में से घर का बिजली का बिल माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। बिजनेस की सेल में से दुकान का बिजली का बिल माइनस हो सकता है? बिजनेस की सेल में से दुकान के मुलाजमीन की तनख्वाहें माइनस हो सकती हैं? बिजनेस की सेल में से उस मासी को दिए गए पैसे माइनस हो सकते हैं जो घर में आके सफाया कर रही है? नहीं माइनस हो सकते। तो एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन, जो घर के खर्चे हैं वो बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट एच ऑब्वियस था, घर के खर्चे बिजनेस में से माइनस नहीं हो सकते। इसको ड्राइंग भी कहते हैं आप लोग इंट्रो में। ओके, अगला पॉइंट ना आपने क्रैम करना है, बस ये मैं आपको समझा नहीं रहा। एनी अमाउंट कैरी टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, ये FAR 2 के अंदर फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा समझाया जाता है, लेकिन आपको फिलहाल अगर FAR 2 भी पढ़े हैं तो उसकी समझने की जरूरत नहीं है, बस ये याद ही कर लें, रटा मार लें। एनी अमाउंट कैरी टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है। अच्छा जी, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इसके पार्टनर्स होते हैं ना, A B, इसके पार्टनर्स हैं। अब A ये कह रहा है कि यार मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, ओनर हूं, लेकिन ना कोई थोड़ी बहुत तनख्वाह होनी चाहिए। अब आप इसे समझा रहे हैं, पुत्र तेरा बिजनेस है, ओ भाई सारा तेरा है, तो समझने की कोशिश कर, तू मालिक बन गया बिजनेस का, अपना लेवल तो चेक कर। कहते तनख्वाह में अपना ही मजा है, कुछ तनख्वाह हो जाए ना कोई 30-40 हजार महीने की, ओए होए होए, कहते हैं ओ भाईजान सारा तेरा है, जो बच्चे कहते हैं तनख्वाह जो है ना, तनख्वाह सैलरी का अपनी चासा कहता है, ये जो मजा है ना सैलरी में वो किसी और चीज में नहीं है। तो लॉ मेकर कहते हैं भाईजान तू इंजॉय कर सैलरी, लेकिन मेरी नजर में पार्टनर को दी गई सैलरी बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं है, आप बिजनेस के ओनर है। एंड इज जस्ट लाइक ड्रॉइंग, या आप फर्म से पैसे घर लेके जा रहे हैं, तो अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या पे कर दे, सैलरी, तो पार्टनर ओनर है या एम्प्लॉय है? तो इसलिए ये बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। थोड़ी देर बाद बी बोला मैं बंदे घेर के ला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, दुकान के ऊपर मैं सेल बढ़ा रहा हूं, मुझे कमीशन दो, तो ये कमीशन भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि ये पार्टनर घर लेके जा रहा है पैसे, जिस मर्जी नाम से फर्म से पैसे घर लेके चला जाए। और इसी तरह मिस्टर ए ने फर्म को जरूरत पड़ने पे उधार दिए पैसे, फर्म ने इसको इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि ये पेमेंट किसको हो रही है, पार्टनर को हो रही है। देखने में ये बिजनेस का खर्चा लग रहा है, लेकिन लॉ मेकर ने इसको भी खर्चा नहीं माना। यानी लॉ मेकर डिस्करेज कर रहा है कि पार्टनर को कोई भी पेमेंट ना करो, ना सैलरी के नाम से, ना इंटरेस्ट के नाम से, ना कमीशन के नाम से, ना बोनस के नाम से, ना ओवर टाइम के नाम से, किसी नाम से पार्टनर को पेमेंट ना करो। बस जो भी पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो वो उसकी ड्राइंग है और बिजनेस का खर्चा नहीं है। एहतियातन उसने 4-5 खर्चों के नाम बता दिए कि ये पेमेंट्स अगर पार्टनर को आप कर भी दें तो मेरी नजर में ये खर्चे बिजनेस के खर्चे नहीं है। ये देखो कितनी मैंने तार हिलाई है, मूव किया, कुछ भी नहीं हुआ इसको, ये उधर जरा चेक कराओ क्या मसला है। ओके पढ़े जी। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी ब्रोकरेज, एनी कमीशन, एनी तनख्वाह और एनी अदर पैसे,
और एनी अदर पैसे, कोई भी पैसे आप पार्टनर को दे दें, देने वाला कौन है? एओपी। किसको दे रही है पैसे? पार्टनर को, ओनर को दे रही है ना पैसे, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। पॉइंट जे के ऊपर इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे हमारा तकरीबन 1 घंटा लगेगा और ये एओपी के चैप्टर में करेंगे जब हम चैप्टर 12 शुरू करेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा, लेकिन ये बात अपनी मेमोरी में कहीं बैक एंड के ऊपर खुदाई करके रख लें और बाद में इसके ऊपर से जो है वो मट्टी हटा दीजिएगा। ब्रोकरेज कमीशन का दूसरा नाम है, और कमीशन क्या होता है? ये ब्रोकरेज का दूसरा नाम है। हमारे क्यूएम के सर होते थे, बहुत ही संजीदा होते थे, पूरी क्लासेस के अंदर जो है वो 6 महीने कभी नहीं उनको मुस्कुराते देखा। बस एक दफ़ा उन्होंने लतीफ़ा सुनाया था, पैक था उधर गुलबर्ग में नहीं था, हाँ ये फिरदौस मार्केट के पास था, तो किसी ने पूछा कि वहीद मुराद का घर किधर है, उन्होंने कहा पैक के सामने। पैक किधर है? वहीद मुराद के घर के सामने। बस ये पूरे 6 महीने में एक लतीफ़ा था। अच्छा जी, पॉइंट एल। और पुत्र हाथ सर ने अपने सर का लतीफ़ा सुना दिया, तो हंस नहीं रहा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। और उधर भी खड़े हो रेड शर्ट में भाई, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े रहे। खुदा का खौफ कर, इतने हाई लेवल्स की तरह से बात की और तुझे शर्म नहीं आई तो हंसा नहीं, खड़ा रहे अब टिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके अच्छा जी, अगला पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगले पॉइंट में जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है। अगले पॉइंट में जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या किया जा रहा है? डिस्करेज किया जा रहा है। एक साहब, तो फोत हो गया, एक साहब ने आपको बताया कि जी हमारे बिजनेस में एक अकाउंट है रेंट एक्सपेंस नाम का, टी अकाउंट। एक्सपेंसेस में आपको पता है इस साइड के ऊपर अमाउंट्स आती हैं। आपने 20,000 रुपया किराया पे किया, बैठ जाओ। फिर आपने अगले महीने 20,000 रुपया किराया पे किया। फिर आपने बिल्डिंग चेंज कर ली, कोई लश पश किस्म की बिल्डिंग ली, उस महीने आपने 1,00,000 रुपया किराया पे किया। फिर आप उसी लश पश में पश रहे, खुश रहे और आपने 1,00,000 रुपया किराया पे किया। फिर आप किसी दरमियानी सी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और आपने 70,000 रुपया किराया पे किया। और फिर शायद आपने सोचा कि मैं अपना ही बिल्डिंग खुद ही ले लेता हूँ, आपने किराया पे करना बंद कर दिया। आप बता दें कैरी डाउन कितना आ जाएगा इसका? 2,70,000 जमा 3,10,000। अब जिस ये जो टी अकाउंट मैंने आपको बना के दिया है, इसका साल का टोटल कितना है? 3,10,000। और इंडिविजुअल पेमेंट्स 20, 1 लाख, 1,70,000। ये जो कैश में पेमेंट्स है ना, इनको लॉ मेकर डिस्करेज करता है, पसंद नहीं करता। उसके लिए उसने एक रूल बनाया, कहते हैं वो अकाउंट डेंजरस अकाउंट है जो ग्रेटर देन 2,50,000 हो। ये ग्रेटर का साइन है ना? वो अकाउंट डेंजरस अकाउंट है जिसका टोटल 250 से ज्यादा हो। अच्छा मुझे बता दें, मैंने जो अकाउंट अभी बनाया वो डेंजरस है या नहीं है? क्यों? इसका कैरी डाउन क्या है? जिस अकाउंट का कैरी डाउन 250,000 से ज्यादा हो, यानी साल का टोटल, उस अकाउंट का नाम क्या रखेंगे? डेंजरस अकाउंट। इस डेंजरस अकाउंट के अंदर वो वाली पेमेंट्स क्रिटिकल हैं। इस डेंजरस अकाउंट के अंदर वो वाली पेमेंट्स क्रिटिकल हैं जो ग्रेटर देन 25,000 हैं। ये मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल फिगर्स की, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा। इस डेंजरस अकाउंट के अंदर वो वाली फिगर्स क्रिटिकल हैं जो कितने से ज्यादा हैं? 25,000 से ज्यादा हैं। डेंजरस अकाउंट में क्रिटिकल पेमेंट्स कैश में नहीं हो सकती। बस बात मुकम्मल हो गई और अगले 25 मिनट इसी की रिवीजन करनी है हमने, बस खत्म होगी बात। बता दें रूल, डेंजरस अकाउंट में क्रिटिकल पेमेंट्स कैश में नहीं हो सकती। डेंजरस अकाउंट कौन सा होता है? जिसका साल का टोटल 250 से ज्यादा हो। और पेमेंट कब क्रिटिकल बन जाती है? जब वो 25,000 से बढ़ जाए। तो डेंजरस अकाउंट में क्रिटिकल पेमेंट्स कैश में नहीं दे सकते। अच्छा मुझे बताएं, ये 25,000 मैंने कैश में पे कर दिया, खैर है, कोई मसला नहीं। 20,000 मैंने कैश में पे कर दिया, खैर है, बिल्कुल खैर है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये क्रिटिकल पेमेंट नहीं है ना। इसको मैं कहूंगा छोटी मोटी पेमेंट। 25,000 से नीचे वाली पेमेंट होती है छोटी मोटी पेमेंट। तो किसी ने मेरे से 20,000 मांगे, अब मैं चेकबुक मंगवाऊं और चेकबुक मंगवा के चेक बना के दूं, उसे वो कहेगा यार तेरी मेहरबानी 5,000 के 4 नोट दे दे, मुझे जाने दे। तो बेहतर है उसे कैश में ही पेमेंट करके फारिग कर दें, फारिग ही करना। अच्छा तो अगली पेमेंट बोले, क्या 25,000 से कम है? क्या ये क्रिटिकल पेमेंट है या खैर है, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी पे कर। बिजनेसमैन होता कौन है? 25,000 से ऊपर वाली पेमेंट कैश में पे करने वाला। ये खर्चा क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। अच्छा जी, अब 25,000 से ऊपर की पेमेंट है, ये लाख, लॉ फॉलो हुआ या लॉ वायलेट हुआ? 25,000 से ऊपर है ये पेमेंट 70,000 की,
तो ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है नहीं, ये तो क्रिटिकल खर्चा था, इसे आपने कैश में पे करके जुल्म किया है, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। नोट कर लें पॉइंट एल। अच्छा सफे के एंड पे ना छोटे छोटे करके अकाउंट बना लें। अच्छा सफे के एंड पे जगह नहीं छोड़ी हुई, चलें छोटे छोटे करके अकाउंट बना लें। इस तरह के हमने 4 अकाउंट बनाने हैं। अब आप ऐसी जगह ढूंढ लें जहां ये 4 अकाउंट बन सकें, एक्सेप्ट साथ वाले का मत था। रजिस्टर पे क्यों नोट कर रहे हो? चैप्टर 1 2 3 के इतने सफे खाली हैं दाएं बाएं, उनको पता नहीं 4 डालने। सारी चीजें किताब पे नोट किया करो, मेरा तो ये मशवरा है। आई स्टिल रिमेंबर, अपने जमाने में 6 से 7 दफा कम से कम रिवाइज कर लेते थे एक सब्जेक्ट को। 6 से 7 दफा रिवाइज होना चाहिए आपका पेपरों से पहले, तो बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे आप। कल कितने लोगों ने टाइम जाया किया? हाथ खड़ा करके बताएं, सारे हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें। 10-15 मिनट तो 20 मिनट मोबाइल पे लगा ही दिए होंगे भाई। एक एक लम्हा कीमती होते हैं। जो आप मोटरसाइकिल खड़े करके साथ वाले से बातें कर रहे होते हैं ना 1 मिनट के लिए, वो 1 मिनट भी कीमती होता है। तो खुदा के लिए किसी तरह वक्त की कदर कर लें। लम्हों की खता थी 6 महीने ने सजा पाई, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इंशाल्लाह आपने इसी दफा पास करना है। तो आप तो लम्हे क्या, आप तो घंटे घंटे जाया कर रहे होते हैं। शुक्र है पेट्रोल महंगा हो गया, वो वारागर्दी खत्म हो जाएगी। वेगा मॉर्निंग कहते हैं इसे, वेगा मॉर्निंग। तो सैरें सूरें खत्म कर दें 2-3 महीने। ओके, तो हर वो अकाउंट जिसका साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा हो, उसमें होने वाली पेमेंट 25,000 से ज्यादा हो, और वो किसमें पे हो जाए, तो ये पेमेंट डिस्करेज की जाएगी और सजा के तौर पे खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। उधर ही रखो कैमरा। कौन सा? नहीं, ये पॉइंट एल हम कर रहे हैं। अच्छा ले आओ भाई कैमरा इधर। तो ये जी मैंने आपके सामने रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्लियर कर दिया, मैंने दोबारा आपको शो कर दिया। 3,10,000 इसका टोटल था। किससे ज्यादा था? 2.5 लाख से। तो इसमें 20,000 खर्चा माइनस करने की इजाजत थी, और 1 लाख को 70,000 इसलिए माइनस करने की इजाजत नहीं, ये तीनों बबलू 25,000 से ज्यादा थे, और ये बबलियां 25,000 से कम थी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ओके नेक्स्ट चैलेंज। चलें जी, अब मुझे नहीं पता आपने ये कैसे बनाना है अकाउंट, मैंने तो बना लिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट टोटल कितने हैं? 264 देख के जरा करें। भाई तो खड़ा हो जरा, इस तरह कर जरा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो 2.5 लाख देखें, आप जरा खड़े हो, 2.5 लाख देखो, 2.5 लाख देखे जरा करो। नहीं इससे मजा नहीं आया, आप खड़े हो, कैमरा इधर करो, इसकी तरफ। 2.5 लाख देख के करो जरा। हो गई भाईजान, मर्दों वाला हुए निकालो। 2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो 2.5 लाख रुपया देख के, डेंजरस अकाउंट है, डेंजरस अकाउंट है, लेकिन यू विल स्टिल फील रिलैक्स, यू विल स्टिल फील रिलैक्स। व्हाई? बिकॉज पेमेंट कोई क्रिटिकल नहीं है, पेमेंट कोई क्रिटिकल नहीं है। एक पेमेंट भी 25,000 से ऊपर की नहीं है। तो जब एक पेमेंट भी 25,000 से ऊपर की नहीं है, तो क्या सारी पेमेंट, अच्छा वो हम सवाल करें, वो गिन रहे कितने दफा 22,000 आने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे कैलकुलेटर पकड़ना चाहिए था, 264 को 22 पे डिवाइड करना चाहिए था। खड़े हो जा, तुझे कुट पड़ेगी। अच्छा तो कितनी दफा 22,000 आ रहा है? 12 दफा। तो अब ये नोट कर लें, इसमें अलाउड कितना होगा? सारा। बैठ जाओ जी। नहीं उनकी भी बात नहीं करनी। तो सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। माना कि अकाउंट डेंजरस था, बट पेमेंट क्रिटिकल नहीं थी, कोई छोटी मोटी पेमेंट थी ना, 22,000 22,000 22,000 22,000, छोटी मोटी पेमेंट थी। छोटी मोटी पेमेंट्स किसमें पे हो सकती हैं?
हाँ नहीं होगा ना। ओके चलें जी, एक और अकाउंट आपके सामने हाजिर खिदमत है। तीसरे अकाउंट से बात ज्यादा क्लियर होगी। नहीं नहीं अब नहीं करना हो, अब क्या चीज हो, डेंजरस अकाउंट है, डेंजरस अकाउंट है, बना ले। भाई फरमा रहे हैं पेमेंट्स क्रिटिकल लग रही हैं इनको, आप लोगों को भी लग रही हैं पेमेंट्स क्रिटिकल है, माने ना माने पेमेंट्स क्रिटिकल है, 25,000 से ऊपर हैं, लेकिन अकाउंट डेंजरस ना होने की वजह से पेमेंट्स चाहे क्रिटिकल हैं और 25,000 से ऊपर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टिल अलाउ कर दें। टिकू टिकू 2 टिकू मार दें। ये तीसरे ने कॉन्सेप्ट को जरा ज्यादा क्लियर किया, क्योंकि इस अकाउंट का टोटल साल का 2,50,000 से कम था, तो ये अकाउंट डेंजरस था ही नहीं। तो इसमें अगर आप 70,000 भी किसी को कायदे आजम के नोट पकड़ा दें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, एट ऑल, कोई मसला ही नहीं। जी हाँ जी, बिल्कुल डेंजरस अकाउंट है ये, इससे बड़ा डेंजरस अकाउंट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल पेमेंट्स थी वो क्रिटिकल नहीं थी। क्यों? 25,000 से कम थी। तो डेंजरस अकाउंट में क्रिटिकल पेमेंट्स कैश में पे नहीं कर सकते, ये फिक्रा मैंने बोला था 15 मिनट पहले, और यही फिक्रा इंशाल्लाह मिनट तक बोलेंगे। डेंजरस अकाउंट में क्रिटिकल पेमेंट्स कैश में पे नहीं कर सकते। तो ये डेंजरस अकाउंट तो है लेकिन पेमेंट्स क्रिटिकल, इसलिए खैर है कैश में पे कर दी, कोई मसला नहीं। सबसे पहले टोटल देखना, अलाउड है एडवर्टाइजमेंट वाली, ये अकाउंट डेंजरस है ही नहीं, तो डेंजरस जब है ही नहीं अकाउंट तो फिर पेमेंट्स चाहे क्रिटिकल हैं चाहे नॉन क्रिटिकल हैं, इस बात को फारग कर दें, बस सारी अलाउड हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट ही डेंजरस नहीं है। माना कि पेमेंट्स 25,000 से ऊपर हैं, स्टिल दे विल बी अलाउड एज डिडक्शन। जी बना ले। चौथा और आखिरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी। जी मोहतरम, साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है तो अकाउंट क्या हो गया? डेंजरस अकाउंट हो गया। 2.5 लाख से ज्यादा टोटल हो गया, ठीक है, तो अकाउंट हो गया डेंजरस। इसमें इंडिविजुअल पेमेंट्स सारी की सारी क्रिटिकल है। ऊपर देखें, ऊपर देखें, हाँ जी ऑब्वियसली हैं, साथ वाले की तरफ मुंह करके गए हैं, आप भी खड़े होके खाओ भाईजान, बोलो हैं हैं। ओ अच्छा चलो इधर आ जाओ। अच्छा ये जो हमने जनरल रूल पढ़ा है ना, आ जाओ ना यार, बस अब इधर देख लो। अच्छा अब ये जो हमने जनरल रूल पढ़ा है ना, ये इसकी एक्सेप्शन है, बिजली का बिल। बिजली आपको पता है, बिजली एक चीज है, बिजली पूरी, तो बिजली जो है ना, बिजली के ऊपर रूल नहीं लगाने, वरना बिजली फिर माइंड कर जाएगी। असल में पाकिस्तान में बिजली का बिल बाय डिफॉल्ट, यानी ऑब्वियसली हर कोई कैश में ही पे करता है जाके, आजकल तो ऑनलाइन भी शुरू हो गई है पेमेंट्स, लेकिन अक्सर लोग कैश में पे करते हैं। इसलिए बिजली का बिल कैश में पे कर दिया जाए तो ना 2,50,000 देखना है ना 25 देखना है, बस ये नाम पढ़ा ना आपने बिजली, तो नीचे जैसे ही आपने बिजली पढ़ा, ये बिजली है, आपने बिजली पढ़ा, आपने नीचे भी नहीं देखना, कह रहे नीचे, आपने नीचे भी नहीं देखना, सब अलाउड, आपने नीचे भी नहीं देखना, और सारा का सारा क्या कर देना, आप जाएं। नहीं मैं वो बताता हूं। अच्छा अब मुझे बता दें, ये चारों इकट्ठी अगर मैं आपके सामने खोलूं, नजर तो आएंगी नहीं सही तरह, ये चारों इकट्ठी अगर मैं आपके सामने खोलूं तो इलेक्ट्रिसिटी में सब अलाउड, रेंट में लाख और 70 नॉट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट में सब अलाउड, रिपेयर में सब अलाउड, तो कंक्लूजन क्या बना? नॉट अलाउड इन चारों टी अकाउंट्स में से कितना निकला?
लाख, लाख और 70 इज इक्वल टू 2,70,000। ये कौन सा वाला 2,70,000 है जो नॉट अलाउड है? लाख, लाख और 70। ये 2,70,000 इन 4 टी काउंट्स में से कंक्लूजन निकला नॉट अलाउड। तो इन 4 टी काउंट्स का कंक्लूजन लिख लें। नॉट अलाउड इज इक्वल टू 2,70,000। लास्ट रो में बैठ गए हैं आज आप, हाथ हिला दें। हाइब्रिड क्लास। अच्छा जी, अब भाईजान सवाल ये राइज होगा कि इलेक्ट्रिसिटी टाइप चीजें कौन सी हैं? इलेक्ट्रिसिटी टाइप चीजें कौन सी हैं? छोड़ो असद, इलेक्ट्रिसिटी टाइप चीजें कौन सी हैं वो जरा मैं आपको बताने लगा हूं कि बिजली के बिल टाइप की चीजें कौन सी हैं। ये मिल गया आपको? चलें कर लीजिए। अच्छा सॉरी, अच्छा बिजली के बिल टाइप वाली चीजें कौन सी हैं? बोले बोले बोले। यूटिलिटी बिल्स, ये कैश में पे हो सकते हैं जी, बिल्कुल। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट, आपने मिसाल के तौर पर कराची से बोतलों के क्रेट मंगवाए, तो आपको खोता रेडी वाले को तो नहीं, थोड़ा लेवल है आपका, आपको जो ट्रक वाला है उसको किराया देना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं? फ्रेट। ट्रेवल फेयर क्या होता है? ट्रेवल फेयर में सामान नहीं मंगवाया जा रहा होता, बंदे मंगवाए बंदे ट्रैवल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे दफ्तर वालों ने अपने एम्प्लॉइज का ट्रिप लगवा दिया, या कॉलेज वालों ने अपने एम्प्लॉइज को कहा चलो बरकत मार्केट सैर करने चलते हैं, चलो 4 बसें बाहर खड़ी हैं, बरकत मार्केट बरकत मार्केट बरकत मार्केट, चलो जी कोयटा होटल बैठो जी, चलो भाई अपनी अपनी दाल मंगवा लो। ओके, तो ट्रैवल फेयर, बस का किराया। पोस्टेज क्या होता है? पोस्टेज, डाकखाने से जाकर टिकटें खरीदी, डाकखाने से जाकर टिकटें खरीदी। ये जो अमाउंट्स है ना, ये अगर आप कैश में भी पे कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने इसको अलग से ग्रीन किसी वजह से हाईलाइट नहीं किया, वैसे हो गया था। बिजली के बिल, बिजली के बिल और बोलें, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्स तो गवर्नमेंट को पे किया जाता ना, जैसे गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, वो कैश में पे कर दें, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसमें चेक डिसऑनर होने का डर होता है, तो ये आप कैश में पे कर दें, नो प्रॉब्लम। पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये भी गवर्नमेंट को पे की जाती हैं। फीस, ये भी गवर्नमेंट को पे की जाती हैं। फाइन आपने नहीं पढ़ना, असल में फाइन को मैं कल पढ़ाऊंगा। फाइन ना, यहाँ भी फाइन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए वो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, वो इनके मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या होती है? हुकूमत को जो आपने पैसे जमा करवाए। तो एक बार याद रखिएगा, ये सारी अमाउंट्स जो है ना पेड टू गवर्नमेंट है। पेड टू गवर्नमेंट क्या? टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, खैर है कैश में पे कर दें। ड्यूटीज पेड टू गवर्नमेंट, खैर है कैश में पे कर दें। फीस पेड टू गवर्नमेंट, खैर है कैश में पे कर दें। एनी अदर ऑब्लिगेशन पेड टू गवर्नमेंट, खैर है कैश में पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर आपने कोई पैसे देने हैं तो पैसे ही देके आ जाएं, बाद में चेक के चक्कर में हुकूमत को ना डालें। चेक तो खराब डिसऑनर भी हो सकता है, कोई मसला भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने निकाला था यहां से, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से मुराद यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी में तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ जाता है, गैस का बिल भी आ जाता है, टेलीफोन का बिल भी आ जाता है, पानी का बिल भी आ जाता है। तो यूटिलिटीज तो बड़ा ब्रॉड लफ्ज़ है। यूटिलिटीज, फ्रेट, ट्रैवल, पोस्टेज, टैक्सेस वगैरह, सिर्फ ये 5 चीजें हमारे डेंजरस और क्रिटिकल वाले रूल के एक्सेप्शन है। यानी अगर ये 5 चीजें डेंजरस अकाउंट में भी पड़ी हों और क्रिटिकल भी हों, फिर भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। अब जरा रिवाइज कर लें इस कॉन्सेप्ट को नीचे वाली एग्जांपल के जरिए। सॉल्यूशन में मिटा देता हूं। ये सारी पेमेंट्स कैश में पे हुई हैं। यार कुछ हो ही नहीं रहा आपको बैठे बैठे, ओए थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज आए जरा। ये किसी ने ना इसको देख के ओए किया है, वो बंदा आइडेंटिफाई करें। 1,38,000 को देख के ओए नहीं करना था। कोई नहीं पहुंचा, जहां तक आवाज नहीं आई मुझे। माइक देने लगे हो, करो जरा ओए। ओए करने के लिए माइक लिया यार, जबरदस्त। करो जरा, पहले ओए करो, करो जरा, करो 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 जरा, करो। ओए नहीं, चलो सवाल पूछो। जी जी जी, हाँ जी, तो सवाल आपका क्या है? भाई मैं सुन नहीं सका ना, सही मार हाथ दोगी आप लोग। सवाल पूछो माय डियर। दोबारा इन बबलुओं के पीछे ना जाओ, आप अपना सीए करो। हाँ पूछो।
हाँ यार ये फाइन में आप मैंने कहा क्वेश्चन मार्क इस पे डाल दो, ये इंशाल्लाह मैं कल समझाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाली बात पढ़ के फाइन से कुछ और समझ आ रहा है, नीचे पढ़ के कुछ और समझ आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन कल मैं इंशाल्लाह रिमूव कराऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पेड टू गवर्नमेंट नॉट अलाउड मैंने नहीं कहा। अगर आप टैक्स गवर्नमेंट को, फाइन को पढ़ना ही नहीं, फाइन को भूल जाओ, फाइन कल पढ़ेंगे। अगर आप टैक्स गवर्नमेंट को, अच्छा ये सारी पेमेंट्स ना गवर्नमेंट को है, वजह पता है क्या है, उसने लिखे एनी अदर गवर्नमेंट को पेमेंट, इसका मतलब है पिछली वाली भी गवर्नमेंट को ही थी। तो अगर आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करो, खैर है कैश में पे कर दो। अगर आपकी ड्यूटी या फीस गवर्नमेंट को पे करो, खैर है कैश में पे कर दो। अगर कोई भी ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट को पे करो, खैर है कैश में पे कर दो, कोई मसला नहीं। फाइन की बात कल करेंगे। चलें जी, क्लियर? ओके, ये नीचे वाली एग्जांपल्स कर ली जल्दी, नजर मार, बस नजर ही मारनी थी, आसान सी बातें थी। ओके, अब भाई जनाब मुझे ये चीज बताएं कि नंबर वन बाय वन शुरू करें। ये शुरू करें जी रिपेयर एक्सपेंस से। ये रिपेयर एक्सपेंस वो जो ट्रैवल और यूटिलिटीज और उसमें तो नहीं आ रहा था? नहीं, ये रिपेयर एक्सपेंस तो नॉर्मल है, वो ये करने की जरूरत नहीं है। ये अकाउंट डेंजरस है या डेंजरस नहीं है? माना कि इसमें ये पेमेंट्स आपको क्रिटिकल लग रही है 40 वाली, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दें क्योंकि अकाउंट ही डेंजरस नहीं है। जब गाड़ी ही सही है तो अंदर वाली सवारियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इस बुनियाद पर क्योंकि अकाउंट डेंजरस नहीं है तो आंखें बंद करके सारे टिक मार दें। तो इसलिए सारे टिक मार दें आंखें बंद करके, यानी सारे खर्चों को टिक मार दें, ये सारे अलाउड हैं। नेक्स्ट, ये तो डेंजरस अकाउंट है, इसको लाल से हाईलाइट करो। 2,64,000 डेंजरस अकाउंट है ये, लेकिन इसमें जो पेमेंट्स हैं सारी, बोले वो छोटी मोटी हैं, घर में बोलिएगा इस तरह खाना खाने से, छोटी मोटी पेमेंट्स, छोटी मोटी पेमेंट्स हमें अलाउड 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 अलाउड। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो खाने से पहले। अच्छा समझ आ गई बात? ये 2.5 लाख से ज्यादा है तो पेपर में बैठे बैठे क्या हो जाएगा हमें? अच्छा अब मुझे बता दें इसमें कौन कौन सी पेमेंट क्रिटिकल है? सारी तो नहीं, लुट तो नहीं मची हुई। क्रिटिकल, क्रिटिकल तो नॉट अलाउड, क्रिटिकल है इसलिए नॉट अलाउड है, क्रिटिकल दैट्स व्हाई नॉट अलाउड। बुरों में अच्छा भी तो हो सकता है ना कोई एक, अपने आप को देख रहे हैं। अच्छा 24,000 क्या हो गया? अलाउड हो गया, इन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। को बंदा कह देना, वैसे आपको ऐसे जवाब में कहना नहीं चाहिए मैं बड़ा गुनाहगार, और आप आगे से कहें हाँ यार, तो वो बुरा मना जाता है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि जिनकी प्रोसेसिंग स्लो है वो, उनको आप हंस रहे हैं। अच्छा यूटिलिटी एक्सपेंस, क्या वो जो ट्रेवल फेयर और पोस्टेज उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? तो इसलिए ना इसका ना नाम पढ़ते ही ना टोटल देखने ना इंडिविजुअल पेमेंट देखनी है, और आंखें बंद करके टिक्कू 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 मार देने हैं। ठीक है, तो आंखें बंद करके आपने अन्य बात सारे टिक मार देने, ये खर्चे सारे के सारे क्या हैं? अलाउड। तो कितना नॉट अलाउड हो गया? 2,34,000। इन सबको जमा किया, 24,000 तो बबलू बैठा हुआ ना बीच में, इसको तंग ना करे, बाकी सबको आपने जमा किया तो टोटल 2,34,000 आ गया। ये अलाउड है नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। अच्छा अब अगर आप कोई रूल बनाना चाहते हैं तो इस तरह का बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंस या तो यूटिलिटी का होगा या ट्रैवल फेयर होगा, और 4-5 और भी हैं। ठीक है, अगर ये वाले खर्चे हैं ये तो हर सूरत में अलाउड हैं, जैसे मर्जी पे करें। इसके अलावा जो अदर खर्चे हैं, मिसाल के तौर पे रिपेयर है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, और कोई खर्चे हैं, तो इसके अंदर यह देखना होता है कि टोटल अगर लेस देन 2.5 लाख है तो ये अकाउंट डेंजरस नहीं है, तो इसमें सारे खर्चे अलाउड है, चाहे 25,000 से ऊपर हो या नीचे हो। और अगर टोटल, अब बोलते हैं ना आगे, टोटल ग्रेटर देन 2.5 लाख है, अगर टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर क्या देखना पड़ेगा? फिर देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल पेमेंट्स ग्रेटर देन 25,000 पेड इन कैश आर नॉट अलाउड। तो 25,000 से ऊपर वाली पेमेंट्स नॉट अलाउड होंगी। ये सारी बात की समरी है।
अच्छा मिलते सेट होते हो तो ये आप 5-10 सेकंड लगा देते हैं। ओहो मैं आ गया बीच में। पिक लें या लिख लें? लिख लें लिख लें लिख लें, इतनी पिकें क्या करेंगे, मेमोरी फुल हो जाएगी। कार्ड भरवाएं। अच्छा लुट मची हुई है, 2 बंदे आखिरी रो में सोए हुए, कोई उठाने वाला नहीं। सारी क्लास खड़ी हो जाए, खड़े हो जाए खड़े हो जाए यार, अपने बंदों पे दाएं की फिक्र करते रहा करो। ओ यार तू खड़े हो जा, क्या चाहता है तुम? कितनी देर से सोए हुए हैं? जब से पॉइंट एल शुरू हुआ है या पिछले वाले से? काफी देर से। हाथ दोगी। खड़े तो आपको करना चाहिए, आप पूरी क्लास में मॉनिटर बने फिरते हैं। ये 2 बंदे आइडेंटिफाई कर लें, वो जो आखिर में 2 बैठे हैं। ओके भाईजान, हम तुर्की की सैर करके आ गए हैं, आप लोगों ने नोट नहीं किया अभी तक। जी भाई मैं 10 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना मैंने नोट कर लिया? ठीक है सनाफ। अच्छा जी, अगर खर्चा सैलरी है ना, सैलरी, तो इसके लिए अलग रूल है पॉइंट एम में। अगर खर्चा सैलरी है ना तो इसके लिए अलग रूल है पॉइंट एम में, और वो जो रूल है उस रूल में 2.5 लाख का कोई तस्वुर नहीं है, ठीक है? उसमें 2,50,000 का कोई तस्वुर नहीं है, वो अलग ही रूल है, वो पॉइंट एम है। ये तो हम कौन सा पॉइंट पढ़े थे? पॉइंट एल पढ़े थे, जिसमें बिजली के बिलों की बात हुई थी और अदर खर्चों की बात हुई थी। लेकिन अगर खर्चा क्या है? सैलरी है, तो ऐसी सूरत में क्या रूल लगेगा वो अब हम पढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से अब आप बड़े हो गए हैं। ओ सॉरी, पॉइंट एल हमने तो पढ़ा नहीं, पॉइंट एम की तरफ हम कैसे जा सकते हैं? पॉइंट एल पढ़ें जी। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, असल में ना हर ट्रांजेक्शन को आपने अलग अलग देखना होता है। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, इधर देखें, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, हर खर्चे को अलग अलग देखना है। पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड, पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड whose total is greater than 2.5 lakh. Any expenditure for a transaction under a single account head whose total exceed 2,50,000. ऊपर से मिला के पढ़ें, following deductions will however if the payment is made through following तरीके, the reduction will be allowed. अगर पेमेंट इन तरीकों से हो जाए तो रिडक्शन अलाउ है। 5 तरीके हैं, 5। क्रॉस चेक दे दें, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट दे दें, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दे दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें। ये 5 तरीकों से अगर आप किसी को भी अपनी बिल्डिंग का रेंट पे कर दें तो कोई मसला नहीं है, ये खर्चा फिर आपको माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी। यहां 5 जो मैंने आपको बताई है उसमें कैश पेमेंट बोली है मैंने? नहीं। However, if the payment is made through following mode, reduction will be allowed. ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कैसे पेमेंट कर दें? क्रॉस चेक। चेक बैंक का ही बनता है और किसी का नहीं बनता। क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, चेक और ड्राफ्ट में सिर्फ ये फर्क होता है, ड्राफ्ट ज्यादा सिक्योर होता है, ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं हो सकता, चेक डिसऑनर भी हो जाता है, बस ये फर्क है। लेकिन आपको ये फर्क जानने की क्या जरूरत है, ये तो काउंटिंग की बात कर दी मैंने। तो क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस याद रखिएगा, ये होता है कि आप जिस बंदे का नाम लिख दे रहे हैं कि इस बंदे को पैसे ट्रांसफर होने, फिर उसी को ट्रांसफर होते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं हो सकते। तो क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में बैंक्स हो सकता है चेक के अलावा कोई चीज निकाल लें, आने वाले दिनों में हो सकता है बैंक्स बैंक ड्राफ्ट के अलावा कोई नई चीज निकाल लें, तो कोई भी नई चीज निकाल लें, लेकिन वो क्रॉस बैंकिंग होनी चाहिए, यानी अगले बंदे का नाम लिखा और उसी के नाम पैसे ट्रांसफर हो। 2 लाइनें भी लगती हैं क्रॉस चेक के ऊपर अक्सर। एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ पैसे फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन, लिखे हैं फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन। ये पैसे कहां से पे होने चाहिए? बिजनेस बैंक अकाउंट से या जो जाती बैंक अकाउंट है आपका उसमें से। बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब है आपने दुकान के नाम से अकाउंट खुलवाना है।
ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर की भी इजाजत है फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले हैं, कहते हैं जी हमारे क्रिश्चियन कॉलेज के नाम का बिजनेस बैंक अकाउंट है, वहां से पेमेंट करेंगे, यानी इस कॉलेज के ओनर अपने घर के जाती बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट कॉलेज वाले से पेमेंट करेंगे, और जो इस बिल्डिंग का मालिक होगा उसके भी बिजनेसेस होंगे तो उसका भी बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ, अगर वो आके कह दे कि मेरे बिजनेसेस है ही नहीं और मेरा अकाउंट ही है कि उसमें पेमेंट करते हैं, वो और बात है, लेकिन असूली तौर पे पेमेंट कैसे होनी चाहिए, देने वाले का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो और जो बंदा पैसे ले रहा है उसका भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो। और एक और चीज अलाउड है ऑनलाइन पेमेंट के अलावा, डेट इज पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड शेल बी ट्रीटेड एज ट्रांजेक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल। कहता है ये भी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल ही समझूंगा मैं, रिलैक्स रहो, कहता है इसकी भी इजाजत है। इफ द ट्रांजेक्शन इज वेरीफिएबल, अगर ट्रांजेक्शन के सबूत मिल जाए, कहां से सबूत मिले, दो बंदों की बैंक स्टेटमेंट मंगवाएं, एक आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाएं पैसे देने वाले की, वहां से पैसे निकल रहे हो, और एक पैसे लेने वाले की, वहां पैसे जा रहे हो, एक के बैंक से पैसे निकल रहे हो, दूसरे के बैंक में पैसे जा रहे हो। तो मिसाल के तौर पे किसी ने ये कहा था कि जरदारी ने अपने माली के, अपने गार्ड के अकाउंट में 2-3 करोड़ रखवाया हुआ है, अब अगर उन अकाउंट्स में से पेमेंट आगे करवा दें तो वो तो फिर आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं है, वो तो फिर सही पेमेंट नहीं समझी जाएगी। तो पेमेंट कहां से होनी चाहिए, देने वाला भी कहां से पे करे पैसे, बिजनेस बैंक अकाउंट से, और लेने वाला भी पैसे कहां रिसीव करे, बिजनेस बैंक अकाउंट से। तो कितने पेमेंट मेथड्स अलाउ हो गए, जबानी याद कर लें, क्रॉस चेक, क्रॉस ड्राफ्ट, क्रॉस पे ऑर्डर और एनी अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर और पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का क्या मतलब है, अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब है मजे, यानी ये वाली नीचे चीजें कैश में भी पे हो सकती हैं। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब लिखें, ये पेमेंट्स कैश में हो सकती हैं। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का उर्दू में मतलब लिखें, ये पेमेंट्स कैश में हो सकती हैं। ओके, कौन कौन सी पेमेंट्स कैश में हो सकती हैं, खर्चे नॉट एक्सीडिंग 25,000, तो इंडिविजुअल खर्चे की बात होगी ना, खर्चे नॉट एक्सीडिंग 25,000, तो जो 25,000 से नहीं बढ़े वो कौन से हैं, 20,000 20,000, ये आप किस में पे कर सकते हैं। असल में ना नॉट एक्सीडिंग मुश्किल लफ्ज़ है, नॉट एक्सीडिंग को अगर आप आसान करना चाहें तो इसका मतलब होता है खर्चे इक्वल टू और लेस देन कौन सा वाला होगा, ए वाला, ई वाला, कौन सा वाला, ए वाला। एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू और लेस देन 25,000, अगर आपको नॉट एक्सीडिंग लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है, नॉट एक्सीडिंग का मतलब है 25,000 से बढ़े ना, तो फिर दूसरा मतलब है बराबर भी हो सकते हैं 25,000 के और कम भी हो सकते हैं। तो 25,000 या उससे कम के खर्चे आप किस में पे कर सकते हैं, कैश में। और कुछ खर्चे में तो 25,000 भी नहीं देखना, वो कौन से खर्चे हैं, यूटिलिटी एटसेट्रा। अच्छा, अब भाई जी मोहतरम, रिलैक्सेशन अवेलेबल है, यानी सवाल पूछो आप। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, आप क्रॉस चेक के अलावा भी पेमेंट कर सकते हो, ये इस बात का मतलब है। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब है आप क्रॉस बैंक ड्राफ्ट के अलावा भी पेमेंट कर सकते हो। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब है आप क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा भी पेमेंट कर सकते हो। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब है आप ऑनलाइन ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड के अलावा भी पेमेंट कर सकते हो, ये मतलब है ना, इन पांचों के अलावा भी आप पेमेंट कर सकते हो, यानी कि फिर कैश में भी पे कर सकते हो। ओके, अच्छा, पॉइंट टाइम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके सामने 4 एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपने पॉइंट टाइम का कंक्लूजन खुद ही लेना है। कॉलेज वाले कहते हैं जी हमारे पास एक कैशियर है जिसकी तनख्वाह महीने की 50,000 रुपये पर मंथ है और हमने इसको पे कर दिया कैश में। अच्छा, एक और हमारे पास बंदा है अकाउंटेंट जिसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपया पर मंथ है, इसको हमने पेमेंट की है चेक के जरिए, क्रॉस चेक के जरिए। एक और हमारे पास बंदा है टीचर, उसकी 1,30,000 रुपया तनख्वाह है पर मंथ और हमने इसके अकाउंट में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए हैं, मनी इन अकाउंट, इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। और एक और बंदा है सिक्योरिटी गार्ड, उसकी तनख्वाह है 22,000 पर मंथ, उसको हमने पे कर दिए कैश में। ऊपर वाला रूल पढ़ के, इधर देखें ना, ऊपर वाला रूल पढ़ के डिसाइड कर लें कौन कौन सी
सैलरी ना पर मंथ ही देखनी होती है, सैलरी में टोटल नहीं देखने होते, सैलरी बस पर मंथ देखनी है आपने कितनी है। तो पर मंथ देख के रूल डिसाइड कर दें। चारों में से कितने नॉट अलाउड हैं? नॉट अलाउड पूछ रहा हूं, अलाउड नहीं पूछ रहा। दो वाले हाथ खड़ा करें, एक वाले हाथ खड़ा करें। वेल डन। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। अच्छा मुझे ये बता दें कि कैशियर, अच्छा अब असूल क्या है? असूल क्या है? 25,000 से अगर आपने ज्यादा तनख्वाह देनी है तो आप अंग्रेजी पढ़ लें ऊपर से मिला के, फॉलोइंग डिडक्शंस विल एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग 25,000 अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक। 25,000 से ऊपर वाली क्रॉस चेक के अलावा नहीं दे सकते। 25,000 से ज्यादा वाली बैंक में ट्रांसफर कर दे तो भी अच्छा, इसके अलावा नहीं दे सकते। यानी यहां 5 तरीके नहीं है, क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, यहां 5 तरीके नहीं है, यहां से 2 तरीके हैं। नंबर 1, या उसको चेक बना के दे दें, नहीं तो उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दें। और ये बैंक में पैसे ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि आप एम्प्लॉय को भी इंसिस्ट करते हो कि जहां एम्प्लॉयर का अकाउंट है वहीं एम्प्लॉय भी अकाउंट खुलवाए उस बैंक में, तो फिर वो पैसे आप डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी करा सकते हो। आप बता दें, क्या मैं कैशियर को 50,000 तो एहतियात रखनी चाहिए थी, मैं यहां एहतियात करनी चाहिए था ना 50,000, क्योंकि 50,000 इज ग्रेटर देन, यहां एहतियात करनी चाहिए थी। एहतियात के दर्जे में या तो क्रॉस चेक से पेमेंट देते या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते। हमने 50,000 वाली पेमेंट जिसमें एहतियात करनी चाहिए थी, एहतियात की या बेएहतियाती कर दी, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। आगे, अकाउंटेंट को कितनी तनख्वाह दी हमने महीने की? लाख की तनख्वाह देते हुए हमें एहतियात करनी चाहिए थी। हाँ, 25,000 से ऊपर तनख्वाह है ना महीने की, तो हमें ये 25,000 इत्तफाकन पिछले वाले सेक्शन के 25,000 से मिलता जुलता है, वरना 25,000 यहां बस लिखा हुआ है उसने अपनी मर्जी से। तो 25,000 से ऊपर हमने इसको तनख्वाह देनी है, हमें एहतियात करनी चाहिए थी, हमने की एहतियात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एहतियात की, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। जिस तरह लॉ मेकर चाह रहा था हमने क्रॉस चेक से पेमेंट कर दी। अगले पॉइंट के अंदर हमने बता दें, क्या इसकी तनख्वाह 25,000 से ज्यादा? एहतियात करनी चाहिए, एहतियात हमने की, बिल्कुल की, हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया उसके पैसे अकाउंट में। चौथी पेमेंट बता दें, गार्ड को जो हमने पेमेंट की है, क्या ये तनख्वाह जो है वो उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एहतियात ना भी करते तो कोई मसला नहीं, एहतियात ना भी करें तो कोई मसला नहीं। तो ऐसी सूरत के अंदर हमने एहतियात की भी नहीं और करनी भी नहीं थी, तो अब क्या करें? ये खर्चा अलाउ कर दें? बिल्कुल अलाउ कर दें। छोटी मोटी पेमेंट है ना ये 25,000 से, खैर ये कैश में पे कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन पर मंथ का रूल है, सैलरी में टोटल 2.5 लाख वाला कोई चक्कर नहीं है। कल तक कर लेंगे नोट, सेट होते होते टाइम लगा देते हैं आप। भाई थोड़ी इसको बंद कर दो, मरी बना हुआ है। अच्छा, अब आप बता दें जी रूल क्या है? 25,000 से ऊपर की तनख्वाह या तो क्रॉस चेक से पे करें या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। ये वाली तनख्वाह 25,000 से ऊपर की है, कैश में पे करना जुर्म है। ये तनख्वाह 25,000 से नीचे की है, कैश में पे कर दी, कोई हरज नहीं है। कल मैंने आपको कहा था जब हम सीए करेंगे तो आए न्यूमेरिकल एक छोटा सा करने, पेज नंबर 133 पे। भाई बिजनेसमैन को खर्चों में कभी कभी कमीशन पे करना पड़ सकता है किसी को? बिजनेसमैन को कमीशन पे करना पड़ सकता है? जैसे हायर कंपनी है उसे कमीशन पे करना पड़ सकता है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। बिजनेसमैन का नेम एटीएल में अपीयर हो रहा है, एटीएल होती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बिजनेसमैन का नाम एटीएल में अपीयर हो रहा है, एटीएल होती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। बिजनेसमैन का नेम नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव स्टूडेंट कौन होता है? जो रोजाना आ रहा है, क्लास में बैठा हुआ है, पूरी क्लास में जाग रहा है, अटेंटिवली क्लास ले रहा है, ये होता है, मादरत भाई, ये होता है एक्टिव स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, जो बंदा एक्टिव नहीं होगा सजा उसको मिलनी चाहिए या एक्टिव को सजा मिलनी चाहिए? अगर एक बिजनेसमैन कमीशन किसी को पे करता है, जैसे हायर कंपनी है,
वो कमीशन पे करती है अपने किसी एजेंट को कि यार तुम सीए कर रहे हो तो कॉलेजेस में जाके ना, हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट इधर पढ़े, उधर पढ़े हो, किधर पढ़े, तो लुटना चाहिए तुमने, तुम कॉलेजेस के प्रिंसिपल से जाके जारी डालो और तुम कहो ग्री की बजाय एसी हो तो हायर का, तो हम तुम्हें इंशाल्लाह कमीशन देंगे, हर एसी के ऊपर जो है 2000 रुपया तुम्हारा। तो ऐसी सूरत के अंदर आप खाब 10, 20, 25 इतनी क्लासें, इतने एसी, 80 एसी तो इस कॉलेज के में लगवाऊंगा, 80 एसी उस कॉलेज में लगवाऊंगा, 2000 रुपये पर। ओ यार, तो ये कमीशन एजेंट होता है। कमीशन एजेंट का क्या काम होता है? हायर वाले कमीशन एजेंट को कमीशन पे करते हैं। अब हायर वालों का नाम अगर तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है? जो लोग हर साल टैक्स जमा कराएं उन्हें टैक्स पेयर्स को क्या कहा जाता है? एक्टिव टैक्स पेयर। अगर तो हायर वालों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है तो इनको कमीशन माइनस करने की इजाजत है, और अगर इनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा तो फिर इनको कमीशन माइनस करने की इजाजत तो है, लेकिन लोअर ऑफ एक्चुअल या 0.2% ऑफ सेल। नोट कर लें। किस बिजनेसमैन को सारा कमीशन माइनस करने की इजाजत है? जो हर साल टैक्स पे करता है। किस बिजनेसमैन को सारा कमीशन माइनस करने की इजाजत नहीं है? जो 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 एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम जिसका नहीं आ रहा। एटीएल का मतलब क्या है अभी देख लेंगे कहां लिखा हुआ है। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? सीए। चलें जी, जहाज जा रहे हैं, आंखों से ओझल होने लगे, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। पेज 133। ये जो सीए पॉइंट है ना, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी छोटी सी न्यूमेरिकल ही करा दें। अच्छा, न्यूमेरिकल आपने पूरा नहीं पढ़ना, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं कल पढ़ाऊंगा। सिर्फ तैमूर इज सेलिंग द जूस प्रोडक्ट्स, आगे ना पढ़ें, आगे ना पढ़ें। इसकी सेल कितनी है? 5000, कमीशन 15000। तैमूर का नाम एटीएल में आ रहा है तब न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, या तैमूर का नाम एटीएल में नहीं आ रहा तब न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। अच्छा जी, पहला वाला सॉल्व करवाएं। सेल कितनी? 5000। कमीशन पाया या खोया? खोया। अलाउड है सारा? तो जवाब क्या आ गया? इसको पूरा कमीशन मैंने क्यों माइनस करने दिया है? इसका नाम अपीयर हो रहा है एटीएल में। आसान सा न्यूमेरिकल। दूसरा सॉल्व करवा दें। दूसरी ऑप्शन, सेल 5000 लेस कमीशन, पूरा या लोअर ऑफ? लोअर ऑफ। एक्चुअल, एक्चुअल कितने? या 0.2% ऑफ सेल। जो लोग 0.2% कैलकुलेटर पे लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो 0.2% नहीं लगाते कैलकुलेटर पे उनको फिर 0.002 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गया? मैं जो बात की रिपीट कर रहा हूं। 0.2%, अगर आप परसेंटेज का लॉस कैलकुलेटर पे लिखते हैं बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप परसेंटेज का लॉस नहीं लिखते तो फिर आपको कैलकुलेटर पे 0.002 लिखना पड़ेगा। 0.002 मल्टीप्लाइड बाय सेल इज इक्वल टू 15 और 10 में लोअर, तो माइनस क्या होगा? 4990। तो एटीएल वाली सूरत में कमीशन पूरा माइनस होगा, और अगर एटीएल में आपका नाम नहीं आ रहा तो कमीशन लोअर ऑफ करके माइनस होगा बैगों को पैक करने वालों। ओके।